हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से पॉलिटी को पढ़ रखा है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, और जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए आप सॉलिड पढ़िए और आप कम पढ़ करके मैक्सिमम आप नंबर ले आइए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आप पॉलिटी पढ़ने जाएंगे तो एक मोटी बुक है, लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक है, जिसको पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने होने चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक बुक को इतना टाइम दे सकें। तो अब बेहतर यही है कि हमें कोई एक स्मार्ट तरीका मिल जाए, देखिए, हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्टली करिए। यानी कि स्मार्ट वर्क आपको करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उससे ज़्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना क्या नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं। आपको मैं बस उतना ही बताऊंगी कि जितना आपके एग्जाम के लिए चाहिए, जितना मैं इस सीरीज में कवर कर रही हूँ, इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो अगर आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं, आरओ एंड एआरओ एग्जाम देने जा रहे हैं, एपीएस एग्जाम देने जा रहे हैं, या अगर आप और भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें से ये पॉलिटी आता है, तो आप खुद देखेंगे जितना मैंने कराया है इतने से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कितना आपके लिए इनफ रहेगा। ओके, देखिए, आइए हम लोग एक बार नजर डालते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा है? भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय, संविधान के विभिन्न स्रोत, उद्देशिका या प्रस्तावना, अनुसूचियां एवं उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? महान्यायवादी, महाअधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। आज ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने मोबाइल के द्वारा मेरे लेक्चर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, आप लेक्चर देखने के बाद फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज हम देखेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। देखिए, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, ये क्या, इसमें से आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ। जो महान्यायवादी होता है ये हमारा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है जो महान्यायवादी होता है। लेकिन अगर हम बात करें महाधिवक्ता की, ये होता है किसका? स्टेट का, यानी कि राज्य का ये होता है राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार या अधिकारी होता है ये महाधिवक्ता। तो देखिए, इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीज़ें वही होंगी। यहाँ जो आप देखेंगे महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाएगी? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें महाधिवक्ता की, इसकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जो एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि पॉलिटी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपके क्वेश्चन ना के बराबर होता है। और हाँ, मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में आरओ एंड एआरओ के लिए ये आपके फ्री मार्क्स हैं, यानी कि 7 से 9 क्वेश्चन बनते हैं इसके लिए। तो आप एक बार जब पढ़ेंगे ना, जितनी मैं आपको सीरीज कराऊंगी 10-12 जो भी कराऊंगी, अगर आप उतना कर लेते हैं ना तो आपके इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, ना ही क्वेश्चन गलत होंगे। बस हाँ, आपको रिविजन करना होगा, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि अभी हम लोगों ने बताया है, अभी देखा है। आइए सबसे पहले क्या देखते हैं? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। ये इसका जो अनुच्छेद है 76 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महान्यायवादी का जो अनुच्छेद है किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप क्या बताएंगे? 76 के अंतर्गत आता है। इसकी जो योग्यता है क्या होनी चाहिए?
वही योग्यता होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो चाहिए हमें, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने के लिए जो चाहिए हुई योग्यता वही हमें चाहिए ये महान्यायवादी के लिए। आइए हम देखते हैं कि हाँ इसके लिए क्या चाहिए। आप देखिए, इसके लिए हमें ये चाहिए कि आप जज ऑफ हाई कोर्ट, किसके? जज ऑफ हाई कोर्ट में आप 5 साल तक रहे हों, जज ऑफ हाई कोर्ट के 5 साल रहे हो, और आप एडवोकेट आप 10 साल तक रहे हो, तो आप तभी एलिजिबल होगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। ठीक है, क्या समझ गए कि जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए, यानी कि जज ऑफ हाई कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनका जो क्या होना चाहिए? 5 साल तक वो उसमें जज हो, या एडवोकेट कितने साल तक रहे? 10 साल तक रहे। यही इनकी योग्यता है। अब देखिए नेक्स्ट इनकी, आइए देखते हैं पारिश्रमिक। देखिए जो पारिश्रमिक क्या है, राशि संविधान में तय नहीं की गई है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई है। यानी कहने का मतलब ये है क्या है, इनकी सैलरी जो है वो डिसाइड नहीं की गई है। ये किसके द्वारा दी जाएगी? ये बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी सैलरी दी जाएगी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए, जो इनका कार्यकाल है ये भी हमारे किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जो इनका कार्यकाल है तो किसके अंदर में है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में है इनका कार्यकाल। मतलब इनका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, ये फिक्स नहीं है। इनको चाहे राष्ट्रपति चाहे कब अपॉइंट कर ले, चाहे कब इनको बुला ले, ये और चाहे कब इनको हटा दे या रिमूव कर ले, इनका कोई भी फिक्स नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने एवं बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए संसद के दोनों सदन कौन है मैं भी आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन अभी आप जान लीजिए, एक होता है हमारा लोकसभा, एक हमारा होता है राज्यसभा। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ये उपस्थित हो सकते हैं और बोलने का भी अधिकार है, लेकिन वोटिंग कर नहीं सकते, ये वोट नहीं दे सकते हैं। आप ऐसे समझिए। और देखिए भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन है? MC सीतलवाड़ है। कौन है? MC सीतलवाड़ है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं किसका? एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के। मैंने अभी इसको बताया कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। यही गवर्नर करते हैं, मतलब कि राज्यपाल करते हैं। और ये किसके लिए होता है? प्रथम विधि अधिकारी, ये राज्य के लिए होता है, यानी स्टेट के लिए होता है। और ये कितने अनुच्छेद से संबंधित है? 165 अनुच्छेद से संबंधित है। और राज्य का प्रथम विधि सलाहकार या अधिकारी होता है। आप समझ जाइएगा क्या है, राज्य का प्रथम विधि सलाहकार होता है। इसकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा होती है? संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। मतलब जिसमें इसको करना है, जिस राज्य में, उसी के राज्यपाल से क्या किया जाएगा? वही राज्यपाल इनको नियुक्त करेंगे। आप ऐसे ध्यान दे दीजिएगा। और ये राज्यपाल के द्वारा ही ये हटाए भी जाएंगे। ये जो अटॉर्नी जनरल भी अभी हमने बताया है, ये किस पे होते हैं? प्रेसिडेंट ही इनको हटा सकते हैं और प्रेसिडेंट ही इनको नियुक्त कर सकते हैं, अभी हमने देखा है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, जो कार्यकाल है ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर है, यानी कि इनका कोई भी फिक्स नहीं है। अगर राज्यपाल चाहे इनको कभी भी हटा सकता है और कभी भी इनको अपॉइंट कर सकता है। देखिए इसकी अर्हता क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं इनकी अर्हता क्या है। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की इनकी अर्हता होनी चाहिए। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की, यहाँ पे उच्च न्यायालय की। अब देखिए इनका जो पारिश्रमिक है क्या है, राज्यपाल द्वारा इनका निर्धारित होता है। अब देखिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षक प्रतिवेदन रिपोर्ट की जाँच करती है। कौन करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति किस रिपोर्ट की जाँच करती है तो आप क्या बताएंगे? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करता है। कौन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक? मतलब कहने का मतलब क्या है? कैग। शॉर्ट फॉर्म में क्या है? कैग। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार के लेखांकन का कार्य से कैग मतलब वही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अलग किया गया है। कब? केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से कैग को अलग किया गया है, वर्ष 1976 में अलग कर दिया गया है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। देखिए क्या है इसका जो संविधान में प्रावधान है, अनुच्छेद 1948 से 1951 तक क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का इसका प्रावधान है। इनकी जो नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। और क्या इनका जो वेतन है कितना मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका वेतन होता है। देखिए जो ये कैग होता है ये हमारे
केंद्र के लिए यानी कि सेंटर के लिए भी काम करता है और स्टेट के लिए भी काम करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को यानी कि केंद्र के लेखों को और राज्यपाल को कि राज्य के लेखों के, राष्ट्रपति को जो केंद्र में जो केंद्र के जो लेखक को राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यपाल को किसको सौंपता है, राज्य के लेखों की। अब देखिए इसके जो कार्य है आइए देखते हैं। देखिए क्या कार्य है इसके। संघ एवं राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, लेखाओं को तैयार करना और राष्ट्रपति को राज्यों के उपराज्यपाल को जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं उनके प्रशासकों को भेजना। मतलब कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझिए, इनका जो कार्य है केंद्र सरकार के लिए जो कार्य है क्या है, केवल लेखा परीक्षण करना। केंद्र सरकार के लिए जो कार्य है क्या है, केवल लेखक परीक्षण करना। लेकिन जो राज्य सरकार की जो कार्य है वो है क्या है, लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों करना, लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों करना। बस इतना ध्यान रखिएगा। और देखिए इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष कंप्लीट हो जा रहा हो या तो जो उनकी एज है 65 वर्ष हो जा रही है तब उनका समाप्त हो जाएगा कैग का। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए क्या है, भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है बताइए। भारत सरकार, यहाँ पे मैंने ये राज्य लिखा है, मैं राज्य नहीं पढ़ रही, बताइए पहले भारत सरकार का मैं पूछ रही हूँ, बताइए भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो आप क्या बताएंगे, बताइए आप क्या बताएंगे, महान्यायवादी, क्या बताएंगे, अटॉर्नी जनरल। बट अगर यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। मैंने भारत सरकार क्या है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, और ये राज्य सरकार कौन है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अभी हमने बताया है कि 148 से 151 के बीच में किसकी नियुक्ति की जाती है वो क्या, किसका प्रावधान है, कैग का प्रावधान है। लेकिन जो नियुक्ति है किसके अंतर्गत की जाती है, 148 के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। प्रावधान आप देख रहे हैं 148 से 151 के बीच में है, लेकिन जो नियुक्ति आप ध्यान रखिएगा, नियुक्ति है वो 148 में की गई है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग को पद से हटाया जा सकता है किस रीति से, जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है और संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको उसी से हटाया जा सकता है जिस रीति से न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सके, यानी संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत द्वारा पारित करके इनको हटाया जा सके। अब देखिए कुछ विविध है, आइए देखते हैं हम लोग। भारत सरकार, देखिए भारत सरकार आप देख रहे हैं, एक हमारा होता है विधायिका, एक हमारा होता है कार्यपालिका, एक हमारा होता है न्यायपालिका, जिसमें हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हमारे न्यायपालिका है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो कार्यपालिका है हमारा क्या है, जो कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये क्या है, कार्यपालिका है। अगर हम विधायिका की बात करें तो क्या है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा में है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं याद रखिएगा, राज्यसभा में 250 सीटें हैं और लोकसभा में 555 सीटें हैं, आप ध्यान में रखिएगा। तो ये भारत सरकार आप देख रहे हैं कि ऐसे इनका सब कुछ होता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। आपको एक बार मैं रिपीट करवा दे रही हूँ। देखिए विधायिका में क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, कार्यपालिका में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ये सब हमारे क्या है, भारत सरकार में क्या है, ये सब जो भी जैसे काम होते हैं उन्हीं का ये सब है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो उपराष्ट्रपति है, सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहे तो उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। और इसका देख रहे हैं आप, इसका जो पदावधि क्या है, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक है, यानी कि इसके जो अर्हता है ये हमारे राष्ट्रपति से मिलती है। अब देखिए इसका जो वेतन है, आप देखिए इनका वेतन क्या है, 4 लाख रुपए प्रति माह राज्यसभा के सभापति के रूप में ये काम करते हैं। जो उपराष्ट्रपति कई बार पूछा गया है, ये किसके रूप में काम करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अब इनका देखिए, इनका जो निर्वाचन है, आप देखिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं, देखिए वहां पे आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के केस में वहां पे केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल हैं। और आप देखिए आनुपातिक
पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा, क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान होता है। अब देखिए इसका जो हमारे संविधान में जो उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, वो अनुच्छेद 63 में मेंशन है। वो क्या है, ये अनुच्छेद 63 में मेंशन है। आइए देखते हैं, हम देखिए क्या संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का उपदेन उपसभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की पद खाली है तो आप क्या देखिए, या उनकी मृत्यु हो गई हो, या उनके कार्यकाल यानी कि अवधि समाप्त हो जाए, या तो उन्होंने स्वेच्छा से पद त्याग यानी इस्तीफा दे दिया गया हो। स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा पद ग्रहण करने के अयोग्य हो, यानी कि पद ग्रहण करने के अयोग्य हो, अथवा उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, तब भी उनका उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिस पर लोकसभा सहमत हो, तब भी इनको हटा लिया जाएगा। मतलब समझ गए आप कि जब या इनकी मृत्यु हो जाए, या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, या इन्होंने इस्तीफा दे जाए, या इनको जो इनका निर्वाचन है उनको अवैध घोषित कर दिया जाए, या उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा में सहमत हो। अब देखिए हम देखते हैं, ये हमारे हैं भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। कभी कभी क्या होता है, हमारे में पूछ लिया जाता है, हमारे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि आप दे दिया जाएगा कि आप इनको क्रम से लगाइए, आप इनको क्रम से लगाइए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप परेशान मत होइए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहले कौन है आप उपराष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप याद रखिएगा, इनका जो है 1952 से 1962 के तक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा आप देखिए क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा क्या है, बीबी गिरी। चौथा गोपाल स्वरूप पाठक। पांचवा बीडी जत्ती। छठा एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति। इन्होंने एक महीना के से लगभग एक महीना तक इन्होंने राष्ट्रपति पर भी शासन किया, राष्ट्रपति के पद पर भी शासन किया। आप ऐसे ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सातवां आर वेंकटरमन। आठवां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नौवां के आर नारायणन। 10वां डॉक्टर के कृष्णकांत। 11वां भैरव सिंह शेखावत। 12वां मोहम्मद हमीद अंसारी। 13वां एम वेंकैया नायडू। और अब कौन है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। ये अब तक, ये अभी भी हैं, ठीक है, मतलब अभी चल रहे हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए क्या है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए कोई नियुक्त व्यक्ति या तो राष्ट्रपति दे सकता है, या राष्ट्रपति ने किसी और को अपॉइंट कर दिया है तो वो भी क्या कर लेंगे, उनको शपथ दिला देंगे। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट, वारिता अनुक्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है किसके बाद। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान किसका है, प्रेसिडेंट का है। फिर प्रेसिडेंट के बाद किसका है बताइए, प्रेसिडेंट के बाद किसके हैं, राष्ट्रपति का है। किसका है, राष्ट्रपति का है। ओके, अभी हम देखेंगे कि इसके में और क्या क्या है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उनके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है किसको, यानी कि राष्ट्रपति के अगर पद खाली है तो उनके कार्य कौन कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद। देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन से शामिल होते हैं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बताएंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ये सब शामिल होते हैं। तथा देखिए और भी आप ध्यान रखिए, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री यदि कोई हो तो वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन अब मुख्य तौर पर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ये सब शामिल होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसकी जो नियुक्ति होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसकी जो प्रमुख या बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब इसका जो कार्य है क्या है, इसका जो कार्य है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता करना और उनको सलाह देना। ये है, ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ये सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायित्व होते हैं। अब देखिए इनका जो आकार है, आप देखिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अनधिक यानी कि कब लाया गया था, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2000
3 में लाया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक है। ठीक है, इनका आकार इतना है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी है। केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी है। ये 15 अगस्त 1947 को अगर हम बात करें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब मंत्रालयों की संख्या थी 18 थी। लेकिन जब वर्तमान में अगर इस समय की बात करें तो मंत्रालयों की संख्या कितनी है, 52 मंत्रालय हैं। पहले कितनी थी, 18 थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री तथा उप मंत्री यदि कोई हो तो शामिल होते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाता है कौन। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और भी जो अन्य केंद्रीय मंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ये राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री करते हैं। अब आइए देखते हैं। देखिए कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री रह सकता है कितने माह तक, 6 माह तक रह सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री बन सकता है कितने माह तक, तो अब क्या बताएंगे, 6 माह तक बन सकता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में, 352 के खंड 3 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद जो है अगर उनके विरुद्ध हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। देखिए मैंने आपको जब बताया था कि मंत्री इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे RK खड़मुखम चेट्टी। कौन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, RK खड़मुखम चेट्टी थे। अब विश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कहाँ पे, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है श्वेत पत्र। क्या है, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है श्वेत पत्र। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75(1) का जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया 75(1) का, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया। आप ध्यान में रखिएगा क्या जोड़ा गया 75(1) का। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह माननी ही होगी कैबिनेट की। ये बाध्यकारी कब कर दिया गया है, क्या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को ये लेकर आया गया था कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को मानना इसके लिए बाध्यकारी है। नेक्स्ट आइए राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई। कब दी गई है, देखिए इसमें बाध्यकारी बना दिया गया है। फिर ये है कि कैबिनेट की सलाह अगर कैबिनेट दिया है तो राष्ट्रपति एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये कहा गया है कि 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत कहा गया है। आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट में गलती है। यहाँ आप क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है। ये कब कहा गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 नहीं होगा, क्या होगा 1976 होगा। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में आया था और ये तभी ये इसको कहा गया था। और ये आप देख रहे हैं फिर राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई है। ये 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा की गई है। अब आइए हम कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए क्या है, देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप देखिए पहला हमारा क्या है 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है जिसका जो प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब अगर हम बात करें 74(2) का तो क्या है, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की जाँच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति को अगर मंत्री परिषद ने सलाह दे दी गई है तो उसकी जाँच किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखिए 75(1) का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और लेकिन जो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए सलाह देते हैं। नेक्स्ट देखिए 75(1) का, देखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 75% से अधिक नहीं होने चाहिए। आप तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद
पर्यंत पद धारण करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका कोई निश्चित टेन्यूर या कार्यकाल नहीं है, जब चाहे इनको राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं या बुला सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है। जैसे देखिए 75 का आप देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। अब नेक्स्ट देखिए 75(4) में क्या कहा गया है, मंत्रियों को उनके पदों और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। आप देख रहे हैं 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में है। आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जो उल्लेख है 78 के अंतर्गत किया गया है। अब आइए कुछ देखते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। आप ध्यान में रखिएगा। निश्चित देखिए प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को क्या कहते हैं, इन्हें अभी हमने देखा है कि उनको क्या कहते हैं, कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं। यानी प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को क्या कहेंगे, मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहेंगे। निश्चित देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का तो वो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो वो कौन है, तो CSIR का अध्यक्ष कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए अब क्या है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाही की हुई मानी जाती है राष्ट्रपति के नाम से। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी है हमारे भारत सरकार की समस्त जो कार्यवाही होती है किसके नाम पर होती है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है। जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। अब हम देखेंगे वरीयता क्रम कि सबसे ज़्यादा स्थान, तो आप जानते हैं, आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा स्थान किसके आते हैं, राष्ट्रपति के आते हैं। उसके बाद किसका आता है, उपराष्ट्रपति का आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति हमारे भारत में जो इनका स्थान है सर्वोच्च स्थान इनका है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद कौन आता है, देखिए कभी कभी क्या होते हैं, आपके एग्जाम में वरीयता क्रम में पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप ऐसे लगाइए कि इनकी घटते से बढ़ते पूछ लिया जाएगा, बढ़ते से घटते क्रम में आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ लेंगे ना रीडिंग, तो आपसे क्या हो जाएगा ना, आपको जब क्वेश्चन बनेंगे ना तो आपको आसानी रहेगा पहचानने में। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, राष्ट्रपति आते हैं, फिर उसके बाद कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर उनके बाद प्रधानमंत्री आप इतना तो जान ही गए। फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश 6 नंबर पे आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी इसी टाइम आते हैं, इनका दोनों का बराबर है। फिर 7वें नंबर पे कौन आते हैं, आप देखिए केंद्र के कैबिनेट मंत्री और क्या है, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, इनके 7वें नंबर पे आते हैं। अब अगर हम बात करें 7वें काम में, तो क्या है 7वें काम में, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति क्या है, ये 7वें नंबर पे इनकी वरीयता आती है। अब आइए देखते हैं हम लोग। देखिए वरीयता क्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है। इनका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है, राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। जुलाई, देखिए इसमें जुलाई 1979 में वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। कब जारी की गई थी कि वरीयता अनुक्रम हो, ये 1979 में जारी की गई थी। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। क्या होता है, भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।